हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कल यूक्रेन रशिया वॉर में हमारा एक भारतीय स्टूडेंट जो कर्नाटका से था, नवीन शेखरप्पा, उसकी डेथ हो गई है। अब ये किसकी गोली के वजह से हुआ है या फिर क्यों हुआ है, ये तो दूर की बात है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट ये है, मैं अलग मसले पे बात करने जा रहा हूँ आज। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को दूसरे कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जाना पड़ रहा है। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट। MBBS या फिर और कोई जो मेडिकल फील्ड्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर जाके करने की ज़रूरत क्या है। इंडिया 140 करोड़ के आबादी का देश है, जिसमें हम इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है हमें कि जो जितनी भी करें उतनी कम है। तो हमारे डॉक्टर्स को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है स्टडीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया में रिक्वायर्ड सीट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से और हर साल जितनी सीट्स रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से देखें तो तकरीबन इंडिया के 140 करोड़ की आबादी के पीछे सिर्फ 77,000 MBBS सीट्स निकलती है हर साल। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास ओवरऑल सीट्स रहेंगी, जिसमें MBBS, BDS, BHMS, आयुर्वेदिक वगैरह ये सारी चीज़ें अगर हम लोग इंक्लूड करें तो भी 1.5 लाख सीट्स है। और कैंडिडेट्स कितने बैठे थे 2021 में? 16 लाख के आसपास कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन जो होता है, मेडिकल की प्री एग्जामिनेशन होती है, उसका एग्जामिनेशन 16 लाख लोगों ने दिया। इसका क्लियरली मतलब है दैट कितना भी कुछ भी करें आप, तो हर 14 में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मेडिकल सीट मिलने वाली है, और 10 में से एक स्टूडेंट, मतलब हर 20 में से एक स्टूडेंट को हम लोग पकड़ के चले तो MBBS सीट मिलने वाली। तो बाकी के 19 लोग क्या करेंगे? हाँ, उनके स्कोर्स कम है, लेकिन फिर इंडिया में कंपटीशन भी ज़्यादा है, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम इंडिया में सीट्स बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? इतनी बड़ी आबादी का देश है, हम सीट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इसके पीछे पूरा का पूरा खेल है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। खेल क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वो अपना जो ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिशियंस से जुड़ा हुआ है। मतलब कॉलेजेस जो ओन्ड होते हैं, आई थिंक 40-50% कॉलेजेस तो जिसमें अंदर पॉलिटिशियंस का पैसा है, तो वो तो पैसा खींचना चाहेंगे। MBBS को पहले से ही इतना बड़ा फील्ड बना के रख दिया है कि आज भी अगर आप मेडिकल सीट्स, जो गवर्नमेंटल मेडिकल सीट्स है, उनमें भी अगर आप काम करो तो भले बाहर से दिखने के लिए आपको दिखेगा कि 6 साल का है, 5 साल का जो कोर्स है, उसकी फीस जो होगी वो 20 लाख होगी या 25 लाख होगी, लेकिन आज भी वो 40-45 लाख तक चला जाता है। डोनेशंस कितने हैं सभी को पता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी को पता है कि डोनेशंस कितना चल रहा है प्राइवेट्स का। तो आज किसी को भी आप पूछ लीजिए, अगर MBBS करना है इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में, तो 1 करोड़ तो हाथ में होना चाहिए। मतलब आपके पास, अगर आप गरीब हो तो MBBS तो आपको बनना ही नहीं चाहिए। आपके पास कितना भी कैलिबर हो, लेकिन आप गरीब हो, ये सबसे बड़ी गलती आपने की हुई है, जिसकी वजह से आपने MBBS तो करना नहीं चाहिए। आपके पास अगर खेती बाड़ी है तो उसको बेच दो और बच्चे को MBBS बनाओ। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? जिसने 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए MBBS के लिए 6 साल पहले डाले हैं, वो बच्चा जब डॉक्टर बन के बाहर निकलता है तो देशभक्ति बहुत कम बचती है और पैसा रिकवरी करना बहुत ज़्यादा उसके माइंड में आ जाता है। फिर यहाँ पर खेला जाता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, मैं सभी की बात नहीं करूँगा, सोसाइटी में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं, फिर वो क्या करते हैं कि ये पैसा रिकवर कैसे होगा, फिर ये मेडिकल के बिजनेस शुरू हो जाते हैं इन फ्यूचर। फार्मा कंपनीज जो हैं, फिर वो ऐसे डॉक्टर्स को अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए पैसे देते हैं, प्रिस्क्राइब करने के लिए पैसे देते हैं। फार्मा कंपनीज का खेल फिर शुरू हो जाता है। मैं फार्मा कंपनीज को भी इसमें बीच में लाऊंगा, बिकॉज ये सब कुछ कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, और कनेक्शन में जो भी कुछ आएगा मैं सब बताऊंगा। फार्मा कंपनीज का क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि ओवरऑल इंडियन जो मेडिकल काउंसिलिंग और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जरिए जो आवेदन आते हैं और जिसके जरिए जो दवाइयाँ रिक्रूटमेंट्स की जो अथॉरिटी है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो 340 से 350 ही इसेंशियल दवाइयाँ हैं। बस ये 340-350 इसेंशियल दवाइयाँ जो हैं, वो दवाइयों के ज़रिए भी आपका काम हो सकता है। अगर कोई भी रोग हो, कोई भी मर्ज हो, ये 340 में से ही कोई भी दवाइयाँ होंगी। बट होता क्या है कि इसके अलावा जो सेकेंडरी दवाइयाँ हैं, जिसका कोई वैसे तो यूज़ नहीं है, वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार दवाइयाँ बिकती हैं इंडिया में, अलग अलग वेराइटी की। डॉक्टर्स फिर क्या करते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड 2 ही दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन प्रिस्क्राइब 5 दवाइयाँ कर देंगे, थोड़ा आयरन बढ़ाने के लिए, थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इसके लिए, थोड़ा सा उसके लिए करके नॉर्मल दवाइयों के साथ ये दूसरी 3-4 गोलियां भी चिपका देते हैं, जो कि नॉन इसेंशियल फैक्टर से, इससे उनको फ़ायदा होता है। मैं सभी लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मुझे जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैंने ओवरऑल स्टडी किया है, मेरे को स्टडी में यही मिला है कि फिर ये डॉक्टर्स अपन ने जितना पैसा पहले डाला है वो सब रिकवर कैसे करे, तो उसके अलग अलग रास्ते। फिर वो मेडिकल फार्मा कंपनीज़ के ज़रिए उन्हें जो अलग से बाहर घूमने के लिए जाने के लिए जो ट्रिप्स वगैरह मिलती है, वो अलग की बात है। बट फिर डॉक्टर्स जो हैं उनमें फिर नैतिकता की कमी आ जाएगी, ऐसा मुझे डर लगता है इन फ्यूचर। और हमारी जैसी कंट्री जिसके अंदर ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, जिसमें डॉक्टर्स को हम भगवान मान के चलते हैं, अगर उनको शुरुआत में ही इतना दिक्कतों का सामना करना पड़े
अगर उन्हें जो कोर जिनके दिल से उन्हें लगता है कि भाई मैंने गरीबी देखा है तो मुझे गरीबों के लिए काम करना है, लेकिन आपकी सबसे पहली स्टेप इंजीनियरिंग या मेडिकल में आपको एडमिशन जब चाहिए होगा, अब मेडिकल की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, मेडिकल में आपको एडमिशन चाहिए होगा तो उसे मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो गरीब है। बाकी सारी जो सीट्स हैं वगैरह, मेडिकल में मैंने बहुत कम बार देखा कि आपको कोई स्कॉलरशिप देगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट के लिए कितना ही स्कॉलरशिप देगा कोई। तो ऐसे केस में ये खेल क्लियरली फिर हायर क्लास का चला जाता है और फिर मेडिकल का शुरू हो जाता है बिजनेस, और जिसके वजह से ओवरऑल ये जो देश में हम मेडिकल की जो हालत देख रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे डॉक्टर्स को छोड़ के जो बाकी के डॉक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो हालत चल रही है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं कोर जो है वो है हमारी इंडिया की तरफ से मेडिकल की ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स का ना हो पाना। कैलिबर इंडिया में ठूस ठूस के भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट हो, इन चीज़ों के बारे में नाक के तले इनके ये चल रहा था, नाक के तले इनसे, इनके ज़रिए यहाँ से कंट्रीज से, यूक्रेन, रशिया, पोलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसी ऑलमोस्ट यूएसएसआर की कंट्रीज़ के अंदर मेडिकल के लिए स्टूडेंट हर साल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या हम यहाँ पर थोड़े कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर इन्हें इतना बड़ा बेस क्रिएट करके नहीं दे सकते? इंडिया में ज़रूर दे सकते हैं। 1.25 करोड़ रुपए जितनी फीस 5 साल के लिए लेना, इतना क्या है एमबीबीएस में? इतना क्या लेवल का पढ़ा देते हैं? बस ये डिमांड सप्लाई का खेल है। सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। 16 लाख स्टूडेंट्स आवेदन दे रहे हैं, 70,000 लोगों को एमबीबीएस मिलने वाला है। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ जाती है, रेट्स बढ़ जाते हैं, कॉलेजेस भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। बस सारा खेल यही चल रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इन फ्यूचर मेडिकल फ्रैटर्निटी और मेडिकल फील्ड्स का जो हालत है गरीबों के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगा। मेरे हिसाब से सिर्फ घर का कोई बंदा 4 महीने के लिए अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए तो मिडिल क्लास वाली जो पब्लिक है वो गरीब हो जाती है। बस यही एक फ़र्क है मिडिल क्लास और गरीबों में, बस एक मेडिकल बिल का फ़र्क है। और ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमें सबको समझने लायक है कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ को फॉरवर्ड करना चाहिए, हमें इस बारे में बात करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई वो काम की है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, बिकॉज ऐसी चीज़ें शेयर करने से ही लोगों तक पहुंचती हैं। और ये चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है। हमारी कंट्री में जिसको मेरा भारत महान बोलते हैं, उस भारत महान में हमें सीखना है, उस महान भारत में बैठ के हमें सीखना है, और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हमें बाहर की कंट्रीज़ में नहीं जाना है। सो प्लीज़ शेयर दिस टू द मैक्सिमम पीपल एंड थैंक यू सो मच।